Good morning. Welcome back to Political Science class. I am Sasi from L&T College Political Science Department. Today I am going to have a lecture on topic of semester 2, second semester, and the topic is फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं। अब इससे भारतीय संविधान की विशेषता से संबंधित 3 क्वेश्चन मेन है हम लोगों को के लिए। फर्स्ट है फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके बाद यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की संघवादी विशेषताएं। दूसरा पॉइंट है भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं, और तीसरा, इस पे एक तीसरा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। हम लोग स्लोली वन बाय वन इसको पढ़ेंगे। फिलहाल आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस पर स्टिक करेंगे। संविधान में कहीं भी भारत एक संघवादी राज्य है। इस संबंध में कहना है कि संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का यूज, आर्टिकल 1 में इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, ये नहीं कहा गया है कि फेडरल ऑफ ए स्टेट। फिर भारतीय संविधान में ये फेडरल विशेषताएं आई कहाँ से, इस संबंध में हमें जानकारी देनी है। फेडरल अमेरिका संघवादी शासन व्यवस्था का बेस्ट एग्जाम्पल है, और एकात्मवादी व्यवस्था का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? ब्रिटेन है। तो हमारे यहाँ ना अमेरिका की तरह कंप्लीट फेडरल सिस्टम है, ना ब्रिटेन की तरह कंप्लीट यूनिटरी सिस्टम है। तब यहाँ है क्या? इस संबंध में बहुत सारी बातें हैं, जिसमें एक कहा जाता है कि भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि भारतीय संविधान की संविधान का स्वरूप संघात्मक है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है, या इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए क्वासी फेडरल? तो इस चीज़ पे हम लोग करेंगे। सबसे पहले भारतीय संविधान में संघवादी व्यवस्था है या नहीं, ये तो हम लोग अभी ऑलरेडी जानते हैं कि मूल ढांचा जो भारत का है, जो मेन स्ट्रक्चर भारतीय संविधान का है, उसमें संघवाद को, इसके संघवादी विशेषता को फेडरल मूल ढांचे में शामिल किया गया है। अभी की बात मैं कह रही। और जिस समय संविधान निर्माण हो रहा था, उस समय इसे संघवादी व्यवस्था का भी लक्षण लिया गया है अमेरिका का। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या हम लोग अमेरिकी संघवाद की तरह हैं या उससे डिफरेंट हैं, और ये डिफरेंस क्यों है, आज हम लोग यही पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं संघवादी शासन व्यवस्था के और संघवादी संविधान की क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहले जहाँ संघवाद होगा, वहाँ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लिखित संविधान होगा। उसकी दूसरी विशेषता है कि संविधान सर्वोपरि होगा वहाँ। तीसरी विशेषता है संविधान संशोधन जो होगा वो जटिल होगा, कठिन होगा। उसके बाद संघात्मक संविधान की चौथी विशेषता है, यहाँ शक्ति का विभाजन रिटेन तौर पर संविधान में स्पष्ट किया रहता है केंद्र और इकाई राज्यों के बीच। यह शक्ति का विभाजन दोनों क्षेत्र साधारण समय में जनरली अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक काम करते हैं। अमेरिका में भी ये है, और यहाँ भी देखेंगे हम लोग क्या है। उसके बाद आया स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्ति का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका आया। तो ये फिर एक और होता है दोहरी नागरिकता, 6th पॉइंट होगा दोहरी नागरिकता। और इस पॉइंट को देखते हैं हम लोग भारत में किस हद तक पाया जाता है या फिर नहीं पाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, और दुनिया का लेंथीएस्ट सबसे बड़ा संविधान है ये। इसमें जिस समय मूल संविधान में ही आर्टिकल देखा जाए तो 395 आर्टिकल्स उस समय थे, और अनुसूची 8 अनुसूची थे, और जो अब बढ़ के 12 हो गया है। और पार्ट पहले 22 था और अब 25 हो गया है। तो इन सारी बातों को संविधान में स्पष्ट तौर पे वर्णन किया हुआ है। तो
विश्व के और संविधान को देखेंगे तो जैसे यहाँ का संविधान लीजिए आप, दक्षिण अफ्रीका का, तो यहाँ 243 आर्टिकल्स हैं। जर्मनी के संविधान को देखिए तो वहाँ 146 आर्टिकल्स है, या फिर चाइना के संविधान को देखिए तो वहाँ 138 आर्टिकल्स है। तो संविधान में संघीय शासन व्यवस्था का, राज्य में अपनाई गई प्रशासकीय व्यवस्था का, फिर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड, फिर मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड, उसके बाद कम से कम 40% धारा वित्तीय मामला से संबंधित है। फिर संविधान में साधारण समस्या, संघ राज्य संबंध, अखिल भारतीय सेवा, निर्वाचन आयोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से संबंधित आर्टिकल और फुटकर अन्य अस्थायी धारा भी हैं। इस कारण से हमारा संविधान विशाल संविधान हो गया है। अब संविधान की तो फेडरल फीचर का एक देखे लिखित संविधान, तो वो तो हम लोग देख लिए कि हमारा संविधान है फेडरल फीचर, संविधान का ये फेडरल फीचर हमारे संविधान में पाया जाता है। दूसरा है संविधान का सर्वोच्च होना। हम लोगों के यहाँ यद्यपि अमेरिका की तरह संविधान को देश का आधारभूत कानून तो घोषित नहीं किया गया है, लेकिन हमारा संविधान सर्वोच्च कानून की तरह ही है। तो इस संविधान का उल्लंघन करने का कोई भी डेयर नहीं कर सकता है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, राज्यपाल हो, मंत्रिमंडल के सदस्य हो, यहाँ मुख्यमंत्री जो भी हैं, वो अपने पद को ग्रहण करने से पहले संविधान के गोपनीयता की शपथ लेते हैं, अर्थात वे संविधान को ऑबे करेंगे, इसको डिसऑबे नहीं करेंगे, इसका शपथ लेते हैं। तो इस तरह से अमेरिकी संविधान की तरह आधारभूत कानून घोषित नहीं किए जाने के बावजूद भी हमारे संविधान मेकर के मन में ये धारणा थी कि ये संविधान, हमारा संविधान जो होगा यहाँ का सर्वोच्च कानून होगा, और वो इसी ढंग से वर्क भी कर रहा है और हम इसको इसी तरीके से ले भी रहे हैं। इवन प्रेसिडेंट के पोस्ट पे भी कोई बैठे हुए हैं और संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए भी संविधान में व्यवस्था की गई है। तो पहली विशेषता लिखित संविधान, दूसरी विशेषता संविधान की सर्वोच्चता, ये दोनों गुण हमारे भारतीय संविधान में, ये दोनों विशेषता हमारे संविधान में है। अब तीसरी विशेषता की ओर चलते हैं। तीसरी विशेषता है हमारी शक्ति का विभाजन केंद्र और इकाई राज्यों के बीच में। तो हमारे यहाँ शक्ति का, जैसे कि अभी मैंने आर्टिकल की चर्चा की है, शक्ति का विभाजन केंद्र और इकाई राज्यों के बीच स्पष्ट तौर पर किया गया है। इसके लिए संविधान में 3 आर्टिकल है, इसके लिए संविधान में 3 लिस्ट है। एक संघ सूची यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट राज्य सूची, और तीसरा है संवर्ती सूची। तो संघ सूची में संघीय महत्व के विषय को शामिल किया गया है। दूसरा है राज्य सूची, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय को रिलेटेड विषय को शामिल किया गया। और ये संवर्ती सूची जो है, इसमें जितने अनुच्छेद हैं उस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र और इकाई दोनों राज्यों को है। तो हमारे यहाँ देखें कि शक्ति का विभाजन स्पष्ट तौर पर है। और संघीय व्यवस्था में एक और चीज़ होता है, शक्ति का विभाजन स्पष्ट रूप से, और एक अवशिष्ट शक्ति होती है। जैसे संविधान जिस समय बन रहा होता है उस समय देश के रिसोर्सेस, उसके उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और निकट भविष्य में आने वाली सारी समस्याओं का समाधान उसमें रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये संविधान हमेशा के लिए अस्थायी रूप से सॉल्यूशन मेकर होगा। तो भविष्य में आने वाली विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए एक अवशिष्ट शक्ति भी, चौथी, इसको 4th लिस्ट कह सकते हैं, अवशिष्ट शक्ति है। तो अमेरिका जैसे संघीय देश में ये अवशिष्ट शक्ति संघ को नहीं मिलकर इकाई राज्यों को मिला हुआ है, और हमारे यहाँ ये शक्ति संघ को मिला हुआ है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग कि संविधान संशोधन, हमारे यहाँ संविधान संशोधन का प्रक्रिया जटिल होता है। हमारे यहाँ आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान है।
तो इसमें 3 तरह का प्रावधान है। एक साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन हो सकता है, जैसे कि ब्रिटेन में होता है। दूसरा, कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें 2/3 बहुमत से होगा। और तीसरा है जो संघीय संविधान से संबंधित है, जो संघ से संबंधित है, उसमें संघीय महत्व का विषय है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल हुआ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अधिकार हुआ। इन सारे चीज़ों में जो संविधान संशोधन होता है वो जटिल संशोधन प्रक्रिया है। उसमें सदन के 2/3 बहुमत से, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, तो उस प्रस्ताव का पारित होना आवश्यक है ही। और उसके बाद ये राज्यों में जाएगा, और आधे से अधिक राज्य अगर उसको साधारण बहुमत से भी पारित कर देते हैं, तब राष्ट्रपति के पास जाएगा और उसके साइन से कानून बनता है, ये संविधान संशोधन होता है। तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया हुई। उसके बाद मेरा लास्ट के सेकंड पॉइंट में आएगा सर्वोच्च न्यायपालिका। हमारे यहाँ सरकार के 3 अंग है: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तो संघीय शासन व्यवस्था के गुण तो हम अमेरिका, विशेषता तो हम अमेरिका से लिए हैं, लेकिन सैकड़ों वर्ष से, चूँकि ब्रिटेन से हम लोग शासित हो रहे थे, तो ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों मिलकर काम करती है। और लोकसभा के प्रति जवाबदेह, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है सामूहिक रूप से। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में तीनों अलग अलग करता है। तो किसी भी परिस्थिति में अगर सरकार के विभिन्न अंगों में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका में मतभेद हो जाए, या राज्य के बीच में कोई मतभेद हो जाए, राज्य केंद्र के बीच में मतभेद हो जाए, केंद्र और इकाई राज्य कुछ एक साथ रहें, दूसरे कुछ इकाई साथ एक इकाई राज्य एक साथ रहें, नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित कोई समस्या आ जाए, तो इन सारी समस्याओं को जहाँ संविधान के व्याख्या की ज़रूरत होती है, वहाँ पर न्यायपालिका यह कार्य करती है। न्यायपालिका संविधान का संरक्षक भी है और उसका व्याख्याता भी है। तो हमारे यहाँ संविधान न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू भी मिला हुआ है। इस तरह से यह स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करता है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका की तरह हमारे यहाँ भी संविधान को उस हद तक तो नहीं, लेकिन जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। तो इस तरह से एक और पॉइंट है कि दोहरी संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान जहाँ कार्य करता है वहाँ दोहरी नागरिकता होती है। तो हम लोगों के यहाँ ये दोहरी नागरिकता नहीं है, एकहरी नागरिकता है। हम लोग सिर्फ भारत के राज्य नागरिक हैं, ना कि किसी खास विशेष के, जैसे बिहार के हैं तो बिहारी नागरिकता नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारत के नागरिक हम लोग हैं, जबकि वहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था की जो विशेषता है वो वर्तमान है, और इसके अलावे भी इससे कुछ अलग भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि संघात्मक व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, संघात्मक व्यवस्था है और हमारे मूल ढांचा में ये सम्मिलित है। इस तरीके से भारतीय संघात्मक संविधान की विशेषता हम लोग के बारे में हम लोग जाने। अगर कोई क्वेरीज होगी तो आप ऑफलाइन क्लास में हमसे कंसल्ट करके आप उसको, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।
मैम आई ऑफ कीजिए। मैम आई। हाँ। हम्म। ऑफ कीजिए। हो गया। कट कीजिए ना, हो गया क्लास।